अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम है कोहिनूर मॉर्निंग। जी हाँ, जिस तरीके से डेली मेरी आपसे बात होती है, हम यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा जो हुई है, वो पाकिस्तान को जो मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं पाकिस्तान ने, उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है तमाम मुस्लिम उम्मा ने। OIC के इजलास के हवाले से जो पाकिस्तान में हुआ और जारी रहा, तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने वज़ीर ख़ारजा थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उनकी सरबराही में बहुत से मामलात पर यहाँ पर बात हुई, जिसमें कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का मसला, इवन कि अफ़गानिस्तान का मसला और वहाँ अमन व अमान कायम करने के ये तमाम मसाइल के हवाले से जो है वो बात हुई, जिस पे चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश की पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे सराहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के इस काम को, क्योंकि आज से पहले कम से कम जो है वो लोग इसमें शरीक होते थे या मुस्लिम उम्मा इकट्ठे नहीं होते थे या मामलात और हालात ऐसे होते थे कि हर तरफ से जो है एक चीखो पुकार बरपा थी कि मुसलमान जहाँ भी देखें उनको मार दिया जाए। हिंदुओं की तरफ से भी ऐसे ही था और अंग्रेज़ों की तरफ से भी ऐसे ही। लेकिन जब मुसलमानों की यकजहती की बात आती थी तो मुसलमान एक पैनल पे इकट्ठे नहीं होते थे। OIC का ये 48वां इजलास हुआ पाकिस्तान में और मेज़बानी के फ़राइज़ जो पाकिस्तान को हासिल हुए, इसमें मेहमान बने दूसरी मुसलमान तमाम कंट्रीज़ कि जिनके सरबराहान जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान की मेज़बानी को बहुत पसंद किया। सबसे पहले द क्रेडिट गोज़ टू वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जिनकी सदारत में ये पूरा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की स्पीच, जो कि मैं समझती हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी का काम किया कि जिसमें मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे जो मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है या मुसलमानों के साथ जो है वो एक नफ़रत का इजहार किया जाता था कुछ अर्सा पहले तक, जब तक इस्लामोफोबिया को जो है वो मनवा नहीं लिया। अब वज़ीर आज़म ने 15 मार्च को इसका दिन यानी इसकी करारदाद भी जो है इसको मनाने का ऐलान भी मनवा लिया है। जब यहाँ तक बात आन पहुँची है तो आने वाले वक्त में अब सवाल ये उठता है कि OIC का ये इजलास जो पाकिस्तान में हुआ इसके बेहतर नताइज क्या निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये बेहतर साबित होगा और किस तरह पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर गया है। जो बाइडन को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, साथ ही अगर आप भारत को देख लें तो वहाँ से चीखो पुकार उठ रही है कि OIC का इजलास जो है उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान ने कैसे सरअंजाम दे लिए। क्योंकि जब आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी वज़ारत जो है वो संभाली थी, जब ये सीट संभाली थी, तब सबसे ज़्यादा आग भारत को लगी थी कि कहाँ से ये खान जो है वो आकर इतनी बड़ी सीट पर बैठ गया। क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऐसा डिटर्मिनेंट बंदा है, ऐसी डिटर्मिनेंट पर्सनैलिटी है कि जिसके आगे बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने OIC का इजलास बुलाकर मुल्क पाकिस्तान की जो इमेज को रिप्रेजेंट किया, जो मुल्क पाकिस्तान और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड किया, मैं समझती हूँ कि एक लीडर में ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं और एज अ लीडर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। वो लोग भी इस OIC के इजलास के बाद, वो लोग भी जो खान साहब को पसंद नहीं करते थे या उनसे कोई जो है वो उनको प्रॉब्लम थी या परेशानी थी, वो भी लोगों की दूर हुई और लोगों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। इवन के यहाँ तक कि बहुत से लोगों का नज़रिया तब्दील हुआ कि जिसने रिसालत पर बात की, UNO में जाकर स्पीच की, मुसलमानों के हक़ में बात की, जिस लीडर ने ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत पे बात की, जिसने इस्लामोफोबिया पे बात की, जिसने कश्मीर की बात की, फ़लस्तीन की बात की, अफ़गानिस्तान की बात की, और आज मैं आपको बताती चलूँ कि अफ़गानिस्तान में जो अमन है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो आवाज़ बुलंद की थी और OIC के इजलास में ही की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान नहीं आए हैं। तमाम वज़राए ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं OIC के इजलास में, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये भी बताते हैं कि शायद अभी मुस्लिम उम्मा जो है वो अफ़गानिस्तान में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करती है
और उनका तस्लीम ना करना और उनका शामिल ना होना वज़ीर ख़ारजा का, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, मुअम्मा भी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। ये बल्ले बल्ले जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, इससे मुसलमानों का इमेज बुलंद हो गया है, मोराल बुलंद हो गया है। इसमें हमारा जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था, या हमारी थॉट्स थी या थिंकिंग्स थी, कुछ हम नेगेटिविटी की तरफ जो है वो जा रहे थे, अपने इस हुकूमत की तरफ से भी, अपने लीडर की तरफ से भी, वो भी एक इमेज जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का इमेज जो पूरी दुनिया के सामने है, इस OIC के इजलास के बाद इसमें पाकिस्तान का रुतबा बुलंद हो चुका है। और ये बात दुश्मन को गवारा नहीं है, लेकिन दुश्मन को गवारा ना भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पाक आर्मी और हमारे जो पाक आर्मी के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी भी हम जो है वो शुक्रगुजार हैं कि ज़ाहिर है कि ये इजलास बुलाने, इनमें तमाम मामलात और हालात देखने, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का इसमें जो अहम किरदार, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो अहम किरदार कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा होने के हवाले से इसमें फ़लस्तीन के मसले को डिस्कस किया, कश्मीर के हवाले से जो है आवाज़ बुलंद की। और अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इस्लामोफोबिया के हवाले से जो 15 मार्च का दिन मनाया जा रहा है, इसको रेगुलर, यानी इस पर अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, और इस पे आने वाले वक्त में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने का टाइम आ चुका है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट भी जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि अब इस OIC के इजलास के बाद जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो बिल्ट हुआ है, इसको कायम रखने के लिए मज़ीद पाकिस्तान को और क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे और किस तरह आगे बढ़ना होगा। जी, अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। उनसे पूछते हैं कि OIC का ये इजलास जो है वो कितना खुशाइन रहा है पाकिस्तान के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा OIC के इजलास के हवाले से कि ये कितना खुशाइन रहा है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इससे कितने फ़वाइद हासिल होंगे। OIC का आइडिया था, और जो OIC का जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो थी हेड ऑफ द स्टेट की कॉन्फ्रेंस, अगर आपको याद हो जी। तो उसमें वो स्पॉन्सर की थी, वो उसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे भुट्टो साहब जी, बिल्कुल। और उस वक्त आपने देखा कि कितने लोग जो है आपस में मिलजुल के नजदीक रहे और इससे नजदीक आए, क्योंकि जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं जी। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है। जैसे एक इस्लामोफोबिया का एक बहुत अहम जिक्र हो रहा था, बिल्कुल ऐसे। तो मैं अभी अपना कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू अभी हम आपके चैनल्स पे चल रहा था जी, और जो कुछ उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में कहा वो ये इंडिकेट करता है कि इमरान खान ने जो चीज पॉइंट आउट की थी UNO में जाके, और अब जिस तरह उसको बाकी ममालिक दुनिया के लेके चल रहे हैं जी, बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो आपको नजर आ रहा है, एक कॉमन थिंकिंग नजर आ रही है, बिल्कुल। और इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उनका यही फायदा होता है कि जिनका बिलीफ एक हो, जिनकी सोच एक हो, और जिनका अपना वैल्यूज जो है वो कॉमन हो, खासतौर पे अगर आपकी मजहबी वैल्यूज कॉमन हो तो उसमें बहुत जरूरत होती है कि एक दूसरे को समझ के बात की जाए, बिल्कुल। तो आज आपने देखा कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तमाम मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे वो आपकी 27 मार्च की परेड में भी मौजूद थे, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है और पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है, बिल्कुल। इसलिए आप ये कहा जा सकता है और ये नजर आ रहा है कि ये जो OIC की फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है ये बहुत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत प्रोडक्टिव होगी। कम से कम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ के सोचने का तो मौका मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी कामयाबी हमने हासिल की है इस चीज में, और इस चीज में जो है एक चीजें जो हैं वो एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल अहम नकात पे बात हुई है, अहम पहलुओं को जो है वो मद्देनजर रखा गया है, जिसमें मुसलमानों पे होने वाले मजालिम पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे कश्मीर में, फ़लस्तीन में, अफ़गानिस्तान की जो है वो के हवाले से भी जो है वो इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बात की है, तो इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी, पैलेस्टाइन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैलेस्टाइन और कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है जी, और जो इंडिया ने और जो कॉमन एजेंडा आ रहा है यहूदियत का और
हिंदुत्व का, और वो हिंदुत्व जो है दुनिया में दहशतगर्दी का मौजिब है। तो ज़ियोनिस्ट टेररिज्म है वो दुनिया में दहशतगर्दी का मौजिब है। अगर ये दोनों इशू खत्म हो जाए तो दुनिया में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसको आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे और कॉमर्शियल वैल्यूज में नहीं लेके आएंगे तो डिस्कस नहीं करेंगे तो दुनिया को ये रियलाइज नहीं होगा कि मुसलमान जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन आवाज उठा सकते हैं इन इश्यूज पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की इस कितना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया है और एक अरसे बाद जो है ये 48वां इजलास हुआ है। इससे इतने अरसे बाद जो है वो इस इजलास में जो पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ के वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने एक पैनल पे बैठ कर इस पर डिस्कशन की है, मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की है, दस्तखत हुए हैं। तो ये आप आने वाले वक्त में किस तरह देखते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए और जो मुसलमान दूसरे ममालिक में हैं जैसे अमेरिका में हैं, भारत में हैं, उनके लिए कितना जो है वो गुडविल होगा? असल में दो चीजें, एक आपने कहा कि इमरान खान साहब ने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इमरान खान साहब ने नहीं किया। OIC बहुत पहले बनी थी और OIC में सबसे पहला पाकिस्तान की इजलास, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सरबराही इजलास हुआ था जो अपना लाहौर में हुआ था और भुट्टो साहब ने उसको शुरू किया था और उसके बाद OIC के बहुत सारे इजलास हुए। बिल्कुल, वो तो हुए। इसके अंदर जो इस वक्त जो इश्यूज रेज हुए जी, और खास तौर पे जब आप बात करती है इस्लामोफोबिया के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल वो इश्यूज रेज हुए हैं, या आप इकोनॉमी को देखें तो मुस्लिम ममालिक की इकोनॉमी का कंसर्न जो है वो जो इश्यूज रेज हुए वो पहली दफा रेज हुए हैं किसी सरबराही कॉन्फ्रेंस में या फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल क्रेडिट खास तौर पर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्लामोफोबिया और उसकी रियलाइजेशन का क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है। बिल्कुल, जो उन्होंने पहली दफा इस टॉपिक के ऊपर UNO में बात की थी और उनकी बात को सुना भी गया था। बिल्कुल, मुख्तलिफ ममालिक में उनका जिक्र भी हुआ था। तो इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में हुए जो पहले आपको होते हुए डिस्कस नहीं हुए। बिल्कुल सही है सर। इससे जो इस वक्त में ये सिचुएशन चल रही है जिसमें अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए वज़ीर ख़ारजा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अभी तक जो है वो मुस्लिम उम्मा ने वहाँ की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है या तालिबान जो है वो किसी भी बात की वजह से पाकिस्तान से कोई नाराज़गी है? क्या अंदर की कहानी क्या है? असल में दुख की बात है लेकिन हकीकत होती है जी। तालिबान जो हैं वो अपनी सोच के मालिक हैं, उनको वो अपने अंदाज में चीजों को एक्सप्रेस करते हैं और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान बारहा उनकी प्रॉब्लम्स का, उनके इश्यूज का जिक्र कर रहा है और अफगान लोगों के इश्यूज का जिक्र कर रहा है जी। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए, जो पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए जी, जो इंटरेक्टिव रिस्पांस आना चाहिए, वो चीजें होती नजर नहीं आती इसलिए कि तालिबान की सोच जो है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो भी एक्सट्रीमिज्म पे बेस करती है, वो भी मजहब के अंदर शिद्दत पसंदी का इस्तेमाल जो है उसको प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान जो है वो मॉडरेट ये कहता है कि जी मजहब को लेके चले लेकिन मजहब के अंदर किसी भी तरीके कार से कोई एक्सट्रीमिज्म का जिक्र नहीं होना चाहिए। अब तालिबान को ये रियलाइज करना है कि वो दुनिया में किस तरह कट ऑफ होकर खड़े हुए हैं और अगर पाकिस्तान इस चीज को उठा रहा है जैसे अफगानिस्तान का जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया, तो आप मुझे बताइए कि ये अब जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर जाती है ना कि वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करे। बिल्कुल ऐसे ही अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान अभी इसका इंडिया का बहुत उसमें असर है क्योंकि इंडियन ट्रेनिंग में इंडियन स्कूल्स में बहुत सारे लोग पढ़े हैं। तालिबान बावजूद इसके कि इंडिया उनको जो है वो डाउनग्रेड करता रहा है, बावजूद इसके कि इंडिया उनको डाउन प्ले करता रहा है अमेरिका अपने चैनल्स पे भी, प्राइवेट तौर पे भी और गवर्नमेंट तौर पे भी, लेकिन उसके बावजूद आप देखती है कि वो पाकिस्तान को जिस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान की बैक पे खड़ा होना चाहिए, ऐसी शवाहिद है कि वहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से दहशतगर्दी की एक तरबियत है जो वहाँ पे जारी है और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ पे अपना पड़ा। लेकिन हम अगर तालिबान इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे और कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान उनको जाहिर है वो अकेले रह जाएंगे। उनका कहना यह है कि मुस्लिम उम्मा ने अभी तक हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया,
तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो ऐसे तो नहीं होगी, जाहिर है आप वाली बात के मिल बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, या सिलसिले और मामला जो है वो एक दूसरे के सामने रखने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है वो ये अलग थलग रहने के जो मामलात हैं इन पर जो है वो कमांड हासिल कर पाएंगे अफगानिस्तान वाले। मुस्लिम उम्मा तो ठीक है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में तो हर जगह पे उनकी आवाज उठाई है ना। बिल्कुल की है। तो इस वक्त मैं दो तरीका कार से बात कर रहा हूँ, एक तो पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी कि पाकिस्तान का क्या उसमें रोल है, और दूसरा बात है उम्मा का। तो उम्मा का रोल तो अब कलेक्टिवली डिसाइड होगा, जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। सही। लेकिन जहाँ तक मुसलमान, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में तो कभी उसमें कोई चीज जो है वो हेसिटेट नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आप ये कहें कि जी उन्होंने आपकी आवाज को लेके आगे नहीं चले हैं। तो सर उनका तो यही कहना है ना, ये तो बयान उनका है, ये बयान तो वो दे रहे हैं कि वो मुस्लिम उम्मा जो है उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा की बात है तो मुस्लिम उम्मा फिर ये तो उम्मा की जिम्मेदारी है ना। लेकिन पाकिस्तान ने तो उनकी आवाज को हर जगह पे उठाया है। पाकिस्तान के लिए तो लबैक कहना चाहिए था ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, पाकिस्तान की रिकॉग्निशन की बात होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की रिकॉग्निशन की बात होगी तो उम्मा जो है वो तो फिर ग्रेजुअली आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता चलती है, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, तो उसमें भी कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई प्रोग्रेस जरूर आएगी। सर कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को ये लगता था कि पाकिस्तान अकेला खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का केस अकेले लड़ रहा है, लेकिन इस OIC के इजलास में जिस तरह कश्मीर के मसले को ज़ेरे बहस लाया गया, इसके बाद जो बाइडन की तरफ से, भारत की तरफ से जो भी लफ्जी तीर चले, मामलात हुए, वो आपके सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इस पर क्या कहते हैं आप? कश्मीर का आपने इशू को देखना है ना, कश्मीर के हिसाब से कि कश्मीर का इशू क्या है जी। कश्मीर का इशू जो है पाकिस्तान से और कश्मीरी मुजाहिदीन से तो रिलेट करता है जी। लेकिन कश्मीर का इशू जो है उसके साथ साथ जो है वो दुनिया से भी रिलेट करता है। तो पाकिस्तान जो दुनिया का जो रिस्पांस कश्मीर के ऊपर आना चाहिए था वो तो आज तक नहीं आया है। बिल्कुल। और उसकी कोई, और वो रिस्पांस आना चाहिए था अपना मसले का हल निकलना चाहिए था, वो रिस्पांस आना चाहिए था मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी, वो भी रिस्पांस नहीं आया। वो भी नहीं आया। पाकिस्तान बार इस चीज को कहने की, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन अब देखिए कि उसका आहिस्ता आहिस्ता क्या रिजल्ट निकलता है, क्या चीज होती है, किस तरह चलते हैं। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर के इस मसले को जिस तरीके से ये मुस्लिम उम्मा ने बैठकर सुना है, इस पे हल के लिए, आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फ़लस्तीन के मसले के लिए और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं उसके लिए, क्या आने वाले वक्त में ये खुशाइन साबित होता है? डिस्कशन की हद तक खुशाइन है, इशू को रियलाइज की हद तक खुशाइन होगा जी। प्रैक्टिकली जो है उसमें कुछ चीज करेगा तो वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में कर सकता है। कश्मीर के मामले को सॉल्व करने की हद तक जो है वो मुस्लिम ममालिक का रोल सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे हो सकता है। सही। तो अगर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अपना रोल प्ले करें तो ये भी बहुत क्रेडिटेबल होगा। बिल्कुल सही। सर इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च का दिन जो है वो मनाने के हवाले से करारदाद मंजूर हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आने वाले टाइम में इस पे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, तो ये कितना अहम काम है जिसके बाद मुसलमानों की एक इज़्ज़त और वक़ार के, मुसलमान का टैग जिसके साथ भी लगता था तो वहाँ से ही जो है वो हिंदू और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ टेररिस्ट या दहशतगर्दी का जो है वो टैग लगा देते थे। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये कितना अहम है। मैंने कहा ना कि इस्लामोफोबिया के हिसाब से दुनिया में पहले बात नहीं होती थी, अब कम से कम दुनिया में बात हो रही है और चीजें ग्रेजुअली ही आगे चलती हैं। अब इंडिया के रोल को कोई आश्कारा नहीं करता था, कोई इसके ऊपर नहीं बोलता था, हम भी नहीं बोलते थे, कहते थे हमसाया मुल्क। अब कम से कम प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, इमरान खान के आने के बाद इंडिया का नाम भी लिया गया और ये भी कहा गया कि इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है जो फैला रहा है, RSS दहशतगर्दी फैला रही है जो फैला रही है। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ है, पूरी दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां सिखों के खिलाफ है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं और इस किस्म के इश्यूज में जरूरी होता है कि चीजों को एक्सपोज किया जाए, ऊपर पर्दा डाला है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका जो आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम में OIC के इजलास के हवाले से बात की कि इसके असरात जो है वो पाकिस्तान में कुछ आइन साबित होंगे। आने वाले वक्त में मुस्लिम उम्मा इकट्ठे होने जा रहे हैं, बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं, इस पर बात हो रही है। मुसलमानों को उनका इज्जत
उनकी वकार वापस दिलवाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आवाज़ उठाई है, जिसके लिए उन्हें बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन वो डटे हुए हैं। और इस डटे रहने की वजह से और अपनी ब्लंट सिचुएशन और बातों की वजह से हमेशा से ही मुसलमानों के लिए जो एक लीडर निकला है, जिसने ये बात उठाई है कि इस्लामोफोबिया जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे फैल चुका है, ये मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए ये बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। OIC का इजलास जो जिसे पाकिस्तान में मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ और इतने सारे मेहमान जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने 23 मार्च की जो है वो परेड में भी जो है वो शिरकत की, ये भी हमारे लिए खुशाइन बात है। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे मामला जो है वो तय होने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद मज़ीद जो हमारे पास अपडेट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। बात करेंगे अभी एक ऐसे अहम मौजू पर, एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि जिसको बहुत अरसे से हम निगलेक्ट कर रहे हैं, यह जो हमारी तवज्जो का मरकज़ ही नहीं रहा। इसकी क्या वजूहात हुई? फ़िल्म की अगर तारीख़ की बात की जाए तो 70s, 80s, 90s में जो फ़िल्में बना करती थी वो बहुत जल्दी जल्दी फिल्में जो है वो बनती थी, लगती थी, लोग बड़े शौक़ से, एक इंटरटेनमेंट होती थी लोगों के लिए कि वो फिल्में देखने जाते थे। 20s की बात अगर कर लें तो इसमें भी फ़िल्मों ने जो है वो काफ़ी पाकिस्तान में नाम कमाया, बहुत अच्छी फिल्में लगी और सिनेमा हॉल्स जो है वो आबाद रहे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात कर ली जाए, जब से कोविड आया, इन 2, 3, 4 सालों में हमने ये देखा कि ना तो फिल्में बनी और फिर जाहिरी बात है कि बजट के इशू आए, कोविड की सिचुएशन रही, क्योंकि जब भी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात की गई कि आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने कोविड को सबसे पहले रखा कि इस हवाले से जो है वो सिनेमा हॉल्स बंद रहे, लोगों का रुझान नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखी गई। लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की बेशतर फ़िल्में जो अभी लगने वाली हैं, लग चुकी हैं, इवन के कुछ लोगों ने फिल्में बनाकर रखी हुई हैं, अभी तक लगाई नहीं है कि उन पे बजट बहुत ज़्यादा लग चुका है और शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी वो ये फिल्में लगाएंगे तो उतना बजट वो नहीं अर्न कर पाएंगे। इसकी क्या वजूहात हैं? फिल्में बननी कम हो गई, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिए और लाहौर के सिनेमा जो कभी आबाद हुआ करते थे वो बिल्कुल वीरान हो गए। क्योंकि कराची की अगर हम बात कर लें तो इंडस्ट्री सारी की सारी कराची शिफ्ट हो गई और लाहौर से इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो वीरानियाँ छा गई। कभी यहाँ पर जो स्टूडियोज़ हैं, एवर न्यू स्टूडियो और हमारे दूसरे जो स्टूडियोज़ हैं वो आबाद हुआ करते थे, वहाँ पर डेली की जो है वो 2-2, 3-3 बल्कि 8-8, 10-10 फिल्मों की रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, बड़े बड़े सेट लगा करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये स्टूडियोज़ भी, ये लाहौर भी, लाहौर के सिनेमास भी एक वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत दूर ना जाइए, हमारे ऑफिस के कुछ कदम के फासले पर ही लक्ष्मी चौक की अगर बात कर लें तो इसको सिनेमा का गढ़ कहा जाता था। इतने सिनेमास होते थे यहाँ पर कि सिनेमा हॉल में जो है वो लोगों का रश कम नहीं होता था, एक साथ बेतहाशा सिनेमा, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्मों पे फिल्में लगती थी। सुबह के वक्त 2-3 फिल्में लगी हैं, शाम के वक्त, रात के वक्त, तीनों टाइम फिल्म जो है वो लगती थी और डिफरेंट मूवीज़ जो है वो लगा करती थी। पाकिस्तानी फिल्मों की बात कर रही हूँ, जिसमें पंजाबी फिल्में भी होती थी, जिसमें जो है पश्तो फिल्में भी होती थी, जिसमें उर्दू फिल्में भी होती थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो वो पश्तो फिल्मों का ट्रेंड भी ख़त्म हो गया, पंजाबी फिल्में भी बनना बंद हो गई और उर्दू फिल्मों पर भी जो है वो जवाल आ गया। लाहौर शहर तो जैसे बिल्कुल फिल्मों से अलग थलग हो गया। अब इसकी वजूहात क्या है?
ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। हमारे रिपोर्टर शहजाद साहब ने जो है वो इन वीरानियों पर और फिल्म के हवाले से जो है ये रिपोर्ट जो तैयार की है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। सिनेमा जो कभी फिल्म बिनों से आबाद होते थे, फिल्में ना होने की वजह से वीरान हो चुके हैं। लाहौर के तारीखी सिनेमाघर आज बंद पड़े हैं। किसी दौर में हमारी साल में बनने वाली फिल्मों की तादाद 130 के करीब थी। यही वजह थी कि हमारे सिनेमाघर आबाद थे और उनकी रौनकें बहाल थीं। हमारे सिनेमाघरों को इतनी फिल्में दस्तयाब थीं कि उनका कारोबार पूरे अरूज पर था और अक्सर तो ये देखने में भी आता कि फिल्में ज्यादा बनने की वजह से सिनेमा कम पड़ जाते। फिल्म इंडस्ट्री के अरूज के दौर में फिल्म के तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर देखते ही देखते सियासत, ग्रुपबंदियों और गिरते हुए म्यार ने निगार खानों की रौनकों को बर्बादी की तरफ धकेल दिया और जहां पर रौनकें थीं अब वहां पर वीरानी के डेरे हैं। अब गुज़श्ता सालों के दौरान मालकान ने हालात से तंग आकर अपने सिनेमाघरों को प्लाजों, शोरूम, शादी हालों में तब्दील कर दिया है और इसके साथ जुड़े हुए हजारों लोगों का रोजगार भी बंद पड़ गया है। क्योंकि फिल्म के हवाले से बात हो रही है और साथ में लाहौर की वो रौनकें कहाँ गई, लाहौर में फिल्में बननी बंद क्यों हो गई, इस हवाले से बात हो रही है। तो अभी हमारे साथ एक बहुत पाकिस्तान के फेमस पर्सनालिटी, बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ शामिल हैं, शहजाद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शहजाद रफीक साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो रौनकें कभी लाहौर में लगा करती थी और जब फिल्मों की तादाद ज्यादा होती थी, लोग जोक दर जोक जो है वो फिल्में देखने जाया करते थे, आज लाहौर की रौनकें बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, रौनकें किसी और ने खत्म नहीं की। इस रौनक को खत्म करने वाले हम खुद हैं। हमने खुद अपने हाथों से कफन ओढ़ा है। हमने इतनी बुरी फिल्में बनाई हैं जी, इतनी बुरी फिल्में बनाई हैं, तो ये फिर बंद ही होना था। नॉन प्रोफेशनलिज्म, मिसकंडक्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठी हुई, तो जो है ना ये बड़ा गलत हुआ है जी। तो सर आप समझते हैं कि ये जो फिल्मों का म्यार बेहतर नहीं था, कंटेंट के हवाले से आप कह रहे हैं, म्यूजिक के हवाले से कह रहे हैं, या जो लेटेस्ट नए डायरेक्टर्स आ गए जिन्होंने बगैर सोचे समझे फिल्में बनाई, उनके हवाले से आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्टर्स तो जो हैं यहाँ पे भी बड़े उम्दा हैं, ऐसी बात नहीं है। हसन रफी साहब जैसे डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं जी, और बहुत से नाम ले सकता हूँ मैं। एक इर्तिकाई अमल होता है तरक्की का, एक रेवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन जो है ना होती है जी। तो अपना हम यहाँ हमने अपने कई बड़ी कोशिशें की अपनी फिल्म को अपग्रेड करने के लिए। बिल्कुल सही। मोहब्बत सच्चिया मेरी थी, वो पहली पाकिस्तान की डिजिटल DI फिल्म थी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ किसी ने आगे फॉलो नहीं किया। सर आप जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स हमारे पास, प्रोड्यूसर्स, आपने जो है वो खुद फिल्में प्रोड्यूस की हैं, आपकी फिल्म जो है वो आई, सल्यूट आई, और उसने जो है वो, तो उसके बाद इतनी देर कि अभी तक आप जो है वो क्यों नहीं आपने दोबारा कोई फिल्म बनाई या उस पर जो है वो काम क्यों नहीं शुरू किया? अभी लेटेस्ट क्या है? देखिए, मैं फिल्में अपनी जो है ना वो खुद प्रोड्यूस करता हूँ जी, क्योंकि आप किसी की अगर फिल्म बनाते हैं तो आपको जो है वो क्रिएटिव लिबर्टी जो है वो नहीं मिलती। सही। तो मैं बस पैसे इकट्ठे होते हैं तो बना लेता हूँ, चाहे उस पर फिर 2 साल का गैप पड़े चाहे 3 साल का पड़े। तो मैंने एक ही फिल्म बाहर की बनाई है सलाखी, उस पर मुझे प्रोफेशनल प्रोड्यूसर मिले थे, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। सही। यहाँ जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी तो नहीं है ना, मसला तो ये नहीं है। बिल्कुल सही। तो पहले वक्तों में जब ये थोड़ा आप जो है वो 10 साल पहले भी चले जाएं, 8 साल पहले भी चले जाएं, तो फिल्में बना करती थी एक के बाद एक जो है वो डायरेक्टर्स अपनी जो है वो 90s में 20s में। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो ये मामला बड़े ही संजीदा हो चुके हैं। इसकी वजूहात क्या है? बजट की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है, प्रोड्यूसर्स का ना होना कि वो अब फिल्म बनाना ही नहीं चाहते हैं, ये क्या वजूहात है? देखिए, यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, पैसे कमा के प्रॉपर्टीज बना ली, अपना जो है ना प्लाजे खड़े कर लिए। जब इंडस्ट्री की उनको जरूरत आई है कि उसमें इन्वेस्ट करते तो उन्होंने जो है ना हाथ खड़े कर लिए। सही सही, ये लाहौर की बात यहाँ पे एक ठेकेदारी सिस्टम पे फिल्में बनना शुरू हो गई जी।
तो ठेके में तो वो कहते हैं कि नालियां अच्छी नहीं बनती, गलियां अच्छी नहीं बनती, तो अपना जो है ना फिल्म में एक क्रिएटिव जो है ना वो काम कैसे अच्छा हो सकता है। सही सही। तो उसमें चंद लोग तो अमीर हो गए, बाकी सब गरीब हो गए। वो जो प्रोड्यूसर एक हल्का था प्रोड्यूसर का, वो एक सर्कुलेशन पैसों की चलती थी। सही। वो यके बाद दिखे ठेकेदारी में बनने वाली फिल्में जो है ना वो फ्लॉप दर फ्लॉप हुई है, तो वो बेचारे अपनी रास खो बैठे। तो आगे फिल्म जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे जाते जाते महंगी से महंगी तर होती गई। तो इसलिए ये सारे सर कराची की इंडस्ट्री तो इस वक्त काम कर रही है और वहाँ से तो फिल्में आती हैं पाकिस्तान के लिए जो है वो बन रही हैं, कुछ नए डायरेक्टर्स भी जो है उसमें ऐड हुए हैं जिन्होंने काम शुरू किया है। तो लाहौर के डायरेक्टर्स ने क्यों हाथ खींच लिए और क्यों जो है वो उन्होंने दोबारा से रिन्यू नहीं किया? हमारे लाहौर के जितने आर्टिस्ट हैं वो कराची जाके काम कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें तो अच्छी बात है। अपना इंडस्ट्री अगर यहाँ से शिफ्ट होंगी है कराची तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कम से कम फिल्में तो बन रही है, इंडस्ट्री तो चल रही है ना। और मैं तो उससे ना मैं उससे मायूस हूँ ना मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। कराची मेरे मुल्क का शहर है, वो कोई इसराइल का शहर तो है नहीं। बिल्कुल सही। तो वो राइज कर रही है इंडस्ट्री और वो लोग काम कर ड्रामा के तौर पे फिल्म बनाना और ये ड्रामा डायरेक्टर्स का जो है वो एक फिल्म डायरेक्ट करना, आप इस हवाले से मुतमईन है? जी मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नदीम बेग जो है ना वो प्रॉपर फिल्म बनाता है, नबील कुरैशी प्रॉपर फिल्म बनाता है, यासिर नवाज प्रॉपर फिल्म बनाता है जी। कामरान ये बिलाल लिशारी इसने प्रॉपर फिल्म बनाई है, एसएम रहीम ने प्रॉपर फिल्म बनाई है जी। तो कुछ फिल्में ऐसी भी आती है जिनका टेम्पो ड्रामा जैसा होता है, लेकिन मोस्टली आपने ये 5-6 डायरेक्टर्स तो जो है ना क्रिएट कर लिए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर हमारे जो आप जैसे नाम हैं, आप जैसा बड़ा नाम के जिन्होंने एक फिल्म तैयार करने पे पूरी रिसर्च, पूरे क्रू और इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता था, आज आप स्क्रिप्ट से, आज आप म्यूजिक से कितने मुतमईन हैं कि आज सही काम हो रहा है? देखिए फिल्में तो बन रही है, अच्छी बन रही है, अपना जदीद टेक्नोलॉजी पे बन रही है, अच्छा सा एस्थेटिकली अच्छी बन रही है। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है तो वो म्यूजिक है, म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा। सही। वो शायरी अच्छी नहीं आ रही, वो मेलोडी नहीं आ रही। अब ये देखें ये पिछले 8-10 सालों के अंदर कोई भी गाना जो है ना किसी फिल्म का हिट नहीं हुआ। सही सही। वो गाने आते हैं 5-10 दिन के लिए गाने आते हैं फिर खत्म, फिर सही। क्योंकि वो मेलोडी नहीं, उसमें मेलोडी लैक करती है, पोएट्री लैक करती है। ये चीज जो है ना म्यूजिक में बहुत पीछे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आगे चले जा रहे हैं। सर क्या लाहौर की इंडस्ट्री को दोबारा से रिन्यू करने का आप लोगों का कोई इरादा है? आपकी कोई प्रोड्यूसर एसोसिएशन, कोई आपकी डायरेक्टर्स जो है वो सब मिलकर जो है वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं? कई लोग बेरोजगार हो गए जब कराची इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हुई है, तो यहाँ लाहौर में जो वीरानियाँ छाई हुई हैं या लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हैं, इस हवाले से कोई आपने आगे प्लानिंग की है? देखिए तो मैं तो इंडिविजुअली करता हूँ। मैंने जो 2 फिल्में शान के बगैर बनाई, दोनों अल्लाह ने हिट भी कर दी, लेकिन इस इंडस्ट्री ने फिर भी फॉलो नहीं किया। इन्होंने फिर भी शान को खुदा समझा। तो यहाँ कोई किसी को फॉलो नहीं करता। यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो कराची में देखे कॉर्पोरेट सेक्टर में फिल्म आ गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अंदाज से बना रहे हैं, फिल्म ब्रांड होती है, मल्टीनेशनल्स आ रही है बीच में। सही। यहाँ हम वो एक कुएं के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। सही सही। ना हम सीखते हैं ना हम जो है ना उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अपना ऐसे नहीं, बात नहीं है कि यहाँ लाहौर में टैलेंट नहीं है, लाहौर में टैलेंट मौजूद है, हर चीज मौजूद है। लाहौर में अगर नहीं कोई है तो वो प्रोड्यूसर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये प्रोड्यूसर है वो कहाँ से? लाहौर में सजाद गुल जैसे प्रोड्यूसर आए, फिल्म बनाए, तो यकीनन बेहतरीन फिल्म होगी। सही। क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं एज अ प्रोड्यूसर, आपकी क्या सोच है कि लोग क्यों नहीं आ रहे फिल्म की तरफ, और खासतौर पे लाहौर से जी सिनेमा को दोबारा से रिन्यू करना? क्योंकि अभी तो सिनेमास डिजिटल हो गए, बहुत से मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में सिनेमा आ गए, लेकिन वहाँ भी जो है वो हम देखते हैं कि बाहर की फिल्में लगी हुई हैं, या हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कभी यूके जाके, अमेरिका जाके जो वहाँ की वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, कभी जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए जो है वो वेब सीरीज़ के ड्रामाज और फिल्में बनाई जा रही हैं, और ऐसे कंटेंट पे काम किया जा रहा है कि जो सामने भी नहीं लाया जा रहा। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये ठीक काम हो रहा है? इसमें आप इनको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि अपने शहर के लिए काम ना करें, दूसरी जगह पर जाकर काम कर लें, अपने मुल्क के लिए जो है वो नाम पैदा ना करें और वो कंटेंट जो है वो दूसरे मुल्क को बेच दें, ये भी ठीक हो रहा है? सर ये सब पैसों की गेम है ना। एक तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि फिल्म को जो है ना आप लाहौर तक महदूद ना करें।
फिल्म चाहे पेशावर में बने, चाहे वो कराची में बने, चाहे वो जो है हैदराबाद में बने, फिल्म अच्छी बननी चाहिए और वो पाकिस्तानी फिल्म होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लोग जो है अपना वेब सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपने आर्टिस्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है ना वो मैसर आ रहा है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रही बात कंटेंट की, अब कंटेंट की सिलेक्शन जो है ना वो तो आर्टिस्ट के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आया उसे जो है ना उसकी वैल्यूज उसे इजाजत देती है ऐसा करने के लिए या नहीं देती। सर आर्टिस्टों के पास यहाँ मौके नहीं, मुझे तो उनके काम करने में कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं महसूस होती। मुझे तो अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है ना, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स का काम बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी एक्टर्स का काम बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी राइटर्स का काम बाहर जा रहा है, आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप अपने वो कुएं से बाहर निकल रहे हैं। सही, तो ये सही। तो एक खुशाइन बात है, ये इसमें जो है ना इसे ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना चाहिए, पॉजिटिव से लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा चले, ये आपने जो है वो अपना ओपिनियन जो है वो हमें दे दिया। शहजाद गुल साहब के हवाले से बात कर ली जाए तो एवेन्यू स्टूडियो के मालिक अगर वो भी फिल्म नहीं बनाएंगे, आप भी फिल्म नहीं बनाएंगे, तो फिर फिल्म कौन बनाएगा और कैसे जो है वो हम लाहौर की इंडस्ट्री को दोबारा बहाल कर सकेंगे? लेकिन लाहौर की इंडस्ट्री दोबारा बहाल नहीं होनी, लाहौर की इंडस्ट्री दोबारा बहाल नहीं होनी क्योंकि आपके पास प्रोड्यूसर नहीं है, कोई सरमाया लगाना नहीं चाहता। इंडिविजुअल अपना हम लोग एक एक फिल्म बना के 2-2, 3-3 साल में इस इंडस्ट्री को कैसे रन कर सकते हैं? अल्टीमेटली हम भी कराची से आगे बनाएंगे फिल्म, हमें क्या मसला है? सही सही सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं मसला तो इसमें सर कोई बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या आपने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि लाहौर की हम इंडस्ट्री को दोबारा बहाल कर सकेंगे, तो उस पर आपका जवाब 9 में आया। तो फिर इसके अब लाहौर की इंडस्ट्री जो है ना सिर्फ एक ही सूरत में बहाल हो सकती है कि वो रीजनल सिनेमा जो है ना पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो और पंजाबी फिल्में मियारी बनना शुरू हो। जिस तरह की इंडिया फिल्में इस वक्त पंजाबी फिल्में बना रहे हैं, इस वक्त उनका सिनेमा देखने वाला है। सही, पंजाबी सिनेमा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपका इरादा है आगे कोई नई फिल्म? मेरा इरादा है, क्यों नहीं, हम तो मरते दम तक यही काम करेंगे और हमने क्या करना है। सही है, तो हम कब तक ये जो है वो सुन सकेंगे खुशखबरी कि आप जो है वो अपनी नई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? तो मेरा अब तक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होता है, ये कोविड की वजह से जो है ना वो अपना रुक गई थी चीजें। अब इंशाल्लाह ईद के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सैयद नूर साहब तो इस अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये आने वाली जो है वो उनकी नई फिल्म भी जो है वो लॉन्च होने जा रही है, तो हम आपसे भी यही तवक्को रखते हैं कि आप भी इस इंडस्ट्री जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ मौजूद थे शहजाद रफीक साहब, पाकिस्तान के एक नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिन्होंने अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा जो है इंडस्ट्री को दिया। और ये वो डायरेक्टर्स नहीं है या ये वो प्रोड्यूसर्स नहीं है जो बगैर सोचे समझे जो है वो फिल्म पे पैसा लगा दिया करते थे। ये बहुत सोच समझ के जो है वो स्टोरी बोर्ड पे काम होता था, उस वक्त के म्यूज़िक पे काम होता था। जैसे कि अभी आपके सामने शहजाद रफीक साहब ने कहा कि म्यूज़िक अच्छा नहीं बन रहा, हम कंटेंट को जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास इसीलिए जो है वो सिनेमा वीरान हो गए हैं कि हमारे पास अच्छा काम करने वाले लोग तो मौजूद हैं, टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन पैसा लगाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। लाहौर में कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स मौजूद नहीं हैं जो फिल्म पे पैसा लगा सकें, तो यहाँ तो बात ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंडस्ट्री कराची की हो, लाहौर की हो, इस्लामाबाद की हो, ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। वहाँ के आर्टिस्ट हो, यहाँ के आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट पाकिस्तान के हैं। हम सब की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन क्योंकि लाहौर में वीरानियाँ देखकर जो है वो लाहौर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोशिश यही करते हैं कि लाहौर के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करें और सिनेमा इंडस्ट्री को भी बहाल किया जाए। इससे हम जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, लाहौर वालों को भी इंटरटेनमेंट जो है वो मिल सकेगी। और हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है एम शहजाद साहब, इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने तो पूरी रिपोर्ट तैयार की है और प्रॉपर जो है वो हर सिनेमा में जाके जो रुख दिखाया है सिनेमा का, उससे तो वैसे ही दिल उदास हो जाता है, कैसी वीरानियाँ छाई पड़ी हैं सिनेमा में। जी क्या कहेंगे शहजाद साहब, ज़रा थोड़ी तफसीलात तो बयान कर दें। जी मैडम, जैसा कि आपने देखा कि रिपोर्ट में भी मैंने वो सिनेमा घर जो लाहौर के तारीखी सिनेमा थे, जो एक अरसे तक लोगों को तफरीह मुहैया करते रहे, शायकीन को फिल्में दिखाते रहे, आज वो सब सिनेमा जो हैं वो वीरान पड़े हैं। वो एक वक्त होता था जब लक्ष्मी चौक के पास हमारे तकरीबन 30 के करीब सिनेमा थे, आज वो सब तकरीबन बंद पड़े हैं। सिर्फ 1 या 2 ऐसे सिनेमा हैं जो ऑपरेशन कर सकते हैं और आइंदा फिल्में भी दिखा सकते हैं। जैसा कि शहजाद गुल साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने लास्ट फिल्म जो बनाई है वो मफ्ता सच्चियाँ, जब इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी तो ये
2 सिनेमों में लक्ष्मी चौक के करीब रिलीज की गई और उस वक्त लोग फैमिलीज के साथ भी फिल्म देखने के लिए आते थे और इनकी फिल्म जो है वो बड़ी हिट गई। और उसके बाद फिर ऐसा गैप आया, सैयद नूर साहब भी कुछ अरसे से फिल्मों में इन नहीं हो सके, जिसकी वजह से लाहौर के जो तरीकी सिनेमा है, मुझे लगता है अब जो सैयद नूर साहब की फिल्म आ रही है इससे सिनेमा जो है वो दोबारा आबाद हो जाएंगे। आई होप, उम्मीद तो यही है कि अल्लाह खुदा करे, अल्लाह करे कि ऐसा सैयद नूर साहब ने अभी तक जितना काम किया है वो फैमिली बेस्ड वर्क होता है उनका, एक इमोशनल और साथ में जो है वो रोमांटिक वर्क होता है, तो इस लोगों को पसंद आता है, नई जनरेशन के लिए भी और हमारे बड़े लोगों के लिए भी। तो स्टोरी बोर्ड होता है पूरा। जी बिल्कुल, हमारा तो ये हमारी ख्वाहिश है कि सैयद नूर साहब की फिल्म जो है वो बहुत हिट जाए। आपने जिस तरह की रिपोर्ट हमें दिखा दी है ना, उसके बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि अब सिनेमा जो है वो आबाद होने की तरफ जाएंगे और लाहौर में थोड़ी रौनक आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में बहुत तादाद में सिनेमा मौजूद हैं, अभी तो डिजिटल सिनेमा भी बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन जो पुराने 100 साल पुराने सिनेमा, ज़रा उनका हवाल सुना दीजिए। जी मैडम, ये मैंने एक सिनेमा लाहौर में जो पाकिस्तान का सबसे पहला सिनेमा था, पाकिस्तान टाकीज के नाम से, ठीक है, में पाकिस्तान से पहले ना इसका नाम रॉयल टाकीज के नाम से था। ये 1908 में इसको बनाया गया सिनेमा को, और पहले इसमें खामोश फिल्में चला करती थी। 1938 में इसमें पहली बोलने वाली फिल्म पेश की गई। सही। और क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम रॉयल टाकीज से पाकिस्तान टाकीज के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। पहला सिनेमा लाहौर का बता रहे हैं। लाहौर का। सही। और ये किस जगह वाक़या है? ये अंदरून लाहौर में वाक़या है। अंदरून लाहौर में वाक़या है। अंदरून लाहौर में उसके पास लगभग तकरीबन 3-4 सिनेमे थे, 2 सिनेमे तो खत्म हो गए और ये पाकिस्तान टाकीज तो ये भी खत्म हो गया। अब ये भी बंद पड़ा है। सारे कदीमा ने इसको कौमी विरसा करार देकर इसको बंद कर दिया है। इसको वो कहते हैं कि हम इसको पुरानी शक्ल में रेनोवेट करेंगे, लेकिन अभी वो सारा जो मनसूबा है वो वैसे ही है कि अभी कागजों तक महदूद है, अभी वो बिल्कुल बंद पड़ा है सिनेमा। तो इस पे अभी क्या इम्प्लीमेंटेशन है? आपने जो इनसे बात की है तो वो क्या कहते हैं कि कितने अरसे तक जो है इसको दोबारा रिन्यू करके जो है इस काबिल बना दिया जाएगा कि लोग यहाँ फिल्म देख सकें? वो अभी वो कह रहे हैं हमें इसको कौमी विरसे के तौर पर इसको पुरानी बहाली में लेके आएंगे, लेकिन मैडम अभी तो इसकी बिल्कुल फाइल वर्क तक महदूद है, अभी इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये सिनेमा तकरीबन 100 साल तक 2012 में ये बंद हुआ इसके मालिक की वफात की वजह से। अच्छा। और ये मुसलसल 100 तक ये हिस्ट्री है एक कि ये मुसलसल 100 तक लोगों को, शायकीन को फिल्में दिखाता रहा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिनेमे भी हैं जो लक्ष्मी चौक के पास मौजूद थे, वो भी कई साल पुराने हैं। 1947 में जो बनाए गए पाकिस्तान के साथ, और लगभग तकरीबन 70 से 75 साल तक जो मुसलसल लोगों को फिल्में दिखा रहे थे। आज तकरीबन ये गुज़श्ता कुछ सालों से वो कुछ सिनेमे तो प्लाजो में तब्दील होते जा रहे हैं, कुछ की जगह पर होटल तमीर हो रहे हैं, कुछ ऐसे सिनेमे हैं जिनको गिराकर मार्केट्स बना दी गई हैं, कुछ शादी हालों में कन्वर्ट हो रहे हैं। और बड़ा दुख होता है जो ये हमारे जो तारीखी सिनेमा है जो कभी लाहौर की अच्छा, एक एंटरटेनमेंट यही होती थी ना लोगों के पास कि भाई इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना डिप्रेशन है, तो चलें एक अच्छी फिल्म देखने चलते हैं और थोड़ा जो आपके 2-3 घंटे हैं वो एक अच्छे गुजर जाएंगे, आपको एक सब्जेक्टिव चीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको रोमांस भी मिल रहा है, थ्रिल भी मिल रहा है और जिसमें आपको जो है वो एक्शन भी मिल रहा है, हर चीज़ जो है वो आपको एक ही जगह पर मुयसर है। लेकिन इस वक्त में ज़रा थोड़ा सा जो है वो सेटअप चेंज हो चुका है, तो अब इनकी बहाली के लिए कोई काम किया जा रहा है? इसमें किसी से बात हुई आपकी? बहाली के लिए मेरा 2-4 प्रोड्यूसर से भी बात हुई है, सिनेमा फिल्म साजों से भी बात हुई है, और शायकीन को भी मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने दिखाया सबको कि मियारी फिल्में नहीं बन रही। जब से ये बरादरी बेस हमारी फिल्में बननी शुरू हुई हैं पंजाब में, लाहौर में, ये लाहौर के जो पुराने सिनेमे थे, जो अंदरून लाहौर के जो लाहौर के मेन सिनेमा घर होते थे, ये सब वीरान होते गए हैं। जैसे ही जब से इनका म्यार गिरता चला गया है, ये सिनेमे भी बर्बाद होते गए हैं। ना तो इनके मालकान जो थे उन्होंने इनको रेनोवेट भी नहीं किया, तो वक्त के साथ साथ जदीद मशीनरी इनमें नहीं लगाई, इनकी जो हाल थे उनको रेनोवेट नहीं कर सके। और उसके साथ जो इवन कुछ तो मालकान जो है वही आप वाली बात की जगह बेचने पे मजबूर हो गए, उन्होंने वहाँ पे प्लाजों के लिए लोगों को जगह दे दी, सेल कर दी। मैडम अब ये देखें, ये पहले जो सिनेमा बनते थे कितने केनाल पे बनते थे? ये मैडम ये देखें कि लाहौर का जो लक्ष्मी चौक है इसको लाहौर का दिल कहा जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो सिनेमे पहले वक्त में तमीर होते थे वो कम से कम 7 से 8 कनाल उसका रकबा होता था। 7 से 8 कनाल? जी,
7 से 8 कनाल पर वो मुहित होता था वो सिनेमा, उसमें पार्किंग होती थी, उसमें कैंटीन होती थी सारा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मालकान नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी इतने बड़े सिनेमा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में आप देख लें अब तो आपको जो है वो मिनी सिनेमा स्क्रीन जो है मिल जाएगी। जितना छोटा सिनेमा होगा वहाँ पे फैमिली जो है वो ज्यादा इजीली जाएगी, कि जितने कम लोग वहाँ बैठे होंगे वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ये मालकान, ये देखें मालकान जो है इनके ये कारोबारी लोग थे, इन्होंने वो सिनेमा गिरा कर उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा हो कोई गया। आपके पास ऐसी रिपोर्ट हो कि किसी ने जो है वो ये पुराने सिनेमा गिरा कर जो है वो नया कोई डिजिटल सिनेमा जो है वो बना लिया हो उसी जगह पर? उसी जगह पर 1-2 सिनेमा है वो, दो एक सैनी स्टार में कन्वर्ट हुआ है सिनेमा, शबस्तान सिनेमा था, और एक गुलिस्तान है, वो बड़ा अच्छा सिनेमा था ये लक्ष्मी चौक के पास, उन्होंने भी जदीद मशीनरी लगाई है, लेकिन फिल्में ना होने की वजह से दोनों सिनेमे बंद पड़े हैं। सही। और सही। बाकी जो कुछ पुराने सिनेमे थे वो बिल्कुल तो फिर क्या लगाएंगे। हाँ, तो इसी तरह बाहर की फिल्में फिर जो है उनको लगानी पड़ती हैं मुख्तलिफ, और हमारे आर्टिस्ट भी ज़ाहिर है बाहर जाकर जो है वो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होती है। लाहौर वाले आर्टिस्टों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्हें कराची जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, सारे मामला देखने पड़ते हैं, फिर जाकर जो है वो शूटिंग के लिए। वैसे तो ये एक तरीके से कराची की इंडस्ट्री जो बहाल हो चुकी है इस वक्त, और अच्छी फिल्में, मियारी फिल्में वहाँ से बन रही हैं, फैमिली बेस्ड मूवीज़ जो है वो आ रही हैं। इन्होंने फिल्मों का एक ट्रेंड जो है वो चेंज किया है। ये एक बेहतरीन चीज़, बेहतरीन डायरेक्टर्स, एक्टर्स और राइटर्स जो है वो सामने आए हैं, लेकिन फिर भी लाहौर की इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल होना चाहिए। तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बात हुई, क्या कहते हैं वो? प्रोड्यूसर असल में कोई इसके ऊपर इस फिल्म इस वक्त बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है लाहौर में। प्रोड्यूसर जो वो पहले जो बरादरी बेस पे जो हमने जो गुज़श्ता सालों में जो फिल्में बनाई हैं, हमने फिल्म बिनों को सिनेमा से दूर कर दिया। लोगों की लाइफ में सिनेमा खत्म होता जा रहा है। मिनी सिनेमा आपके हाथ में है ना जी, अब तो लोग मोबाइल पे फिल्म देख लेते हैं। मिनी सिनेमा तो पूरी दुनिया में है। ये सोशल मीडिया की अगर बात करें तो हमारे हमसाया मुल्क में भी सोशल मीडिया है, हाँ। हॉलीवुड में भी सोशल मीडिया है, लेकिन वहां की फिल्में आज बहुत बिजनेस करती हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कि हमारी फिल्में ना तो इतना बिजनेस करती हैं, बिजनेस ना होने की वजह से एक टाइम देखे ना वो पंजाबी कल्चर चला था फिल्मों का, वो गंडासा हाथ में पकड़ के जो है वो शान साहब आ रहे हैं, शान साहब जा रहे हैं, वो कमाल, हर बंदे ने जो है वो वही स्टाइल जो है वो अपना लिया था। ऐसा लगता था कि पंजाब का हर बंदा ही जो है वो बस इसी तरीके से जो है वो सामने आ रहा है। फिर जब सैयद नूर साहब की फिल्में लगी, मजाजन लगी, चूड़ियाँ लगी, तो फिर एक और रोमांटिक कंटेंट जो है वो सामने आया और कॉन्सेप्ट सामने आया। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। वेलकम। अच्छा ये बताइएगा सर, आज तो लाहौर वीरान है, यहाँ फिल्मी जो कभी दौर हुआ करता था, लोगों का एक रिस्क लगा हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री बहाल थी, आज सिनेमा वीरान पड़े हैं, क्या कहेंगे? लोगों के पास पैसे नहीं है तफरीह करने के लिए, क्या करेंगे जी? लोग अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, खाना, चूल्हा, सही सब सही। ये इन चीजों से फुर्सत होगी, इन चीजों से पैसे बाकी बचेंगे तो वो सिनेमा जाएंगे ना जी। सही सही। तो इसमें ना सिनेमा का कसूर है ना फिल्म का कसूर है। कसूर तो है ये जो हालात हैं इनका। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, लोग आसूदा नहीं होंगे, लोग ज़हनी तौर पर इत्मीनान में नहीं होंगे, तो कैसे जाएंगे तफरीह करने? सही, बिल्कुल ठीक। जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फिल्म बनाना छोड़ गए हैं। क्या इसकी भी यही वजह है कि बजट नहीं है? नहीं, इट्स अ बिजनेस। ये बिजनेस है ना। अब एक चीज अगर वो बनाएंगे और वो बिकेगी नहीं, वो चलेगी नहीं, उसका रिटर्न नहीं आएगा, तो कौन बनाएगा? बैठे हैं लोग फिल्म बनाने के लिए। लेकिन समझ में आए बिजनेस प्रोपोजिशन, कुछ समझ में आए तो बनाएंगे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा, आपकी तो फिल्म आ रही है बाजरे दी राखी, इसकी बड़ी आपने माशाल्लाह प्रमोशन भी की है, और इसका जो है वो गाने की भी अभी आपने जो प्रमोशन की है, जन्नत मिर्ज़ा को भी इसमें लिया, साथ आपके और बड़े आर्टिस्ट जो है वो इसमें शामिल है। तो ये आप बताइए, आपने इतने मुश्किल दौर में ये फिल्म जो है वो कैसे बनाई? आपका कैसा ये तजर्बा रहा इतने टाइम बाद जो है ये फिल्म बनाने का? देखिए, हमने जब ये फिल्म शुरू की थी तो हालात कदरे बेहतर थे। 3 साल पहले कोविड नहीं आया था जी। हमें नहीं मालूम था कि कोविड आएगा, और हम
फिल्म मुकम्मल करके भी हम डिले करते हुए चले जाएंगे। तो जब हम फिल्म बना रहे थे हालात अच्छे थे, फिल्म कंप्लीट हुई, हालात मुल्क के इस कदर खराब हुए कि अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रहे। सही। तो आप क्या समझते हैं कि ये फिल्म जो आपने बनाई है, जाहिर है कि इस पे बजट है, आप ये जो है रिकवर हो सकेगा? अभी कोविड की सिचुएशन तो काफ़ी हद तक हम निकल चुके हैं इस चीज़ से। आपने इस वक्त फिर लाहौर की गिरती हुई इंडस्ट्री को जो है वो सहारा दिया है, और हमारी दुआ भी है कि आपकी ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो, और जब ये सिनेमाज में लगे तो वो खिड़की तोड़ डस्ट जो कभी हुआ करता था वो हमें देखने को जो है वो मिले। पहली बात तो ये कि खुदा करे कि ऐसा हो जी, और हम उम्मीद भी रखते हैं अल्लाह के घर से, उसकी रहमत की कमी नहीं है उसकी रहमत में। तो हम इसीलिए ईद पे लगा रहे हैं ये फिल्म कि ईद में थोड़ा बहुत लोग जब हमें पैसे भी होते हैं और वो तफरीह के मूड में भी होते हैं, छुट्टियां भी होती हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम कुछ बेहतर बिजनेस ले सकें। क्योंकि आपने हमेशा से ही माजी में भी देख लीजिए आपकी जितनी फिल्में लगी हैं सुपर डुपर हिट रही हैं और इंडस्ट्री को सहारा दिया है। इस वक्त में भी जो ये फिल्म आ रही है इससे भी बड़ी उम्मीदें लोगों की वाबस्ता है, और ख़ुद इसके ट्रेलर भी और जो गाने भी और साथ में जो आपने चंक्स जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो उससे तो जाहिर होता है कि ये फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग है। हाँ जी, इंटरटेनिंग तो बहुत है, हर तरह का मवाद है इसमें। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें सेंटिमेंट्स जो होते हैं फिल्म में जो ग्रिप करते हैं देखने वाले को वो भी है। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये फिल्म। तो अल्लाह करे कि ये लोगों को पसंद आए और लोग इसको देखने आए, पहली बात तो ये है। बिल्कुल 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 लोग देखने आएंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है वो लाहौर के सिनेमा दोबारा से जो है वो बहाल होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कराची की इंडस्ट्री तो इस वक्त जो है वो मूवीज़ दे रही है, फिल्में जो है वो बन रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम लाहौर की इंडस्ट्री की बात कर लें तो सिर्फ यहीं पर जो है वो प्रोड्यूसर्स का एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि वो इतना बजट नहीं लगा सकते, क्योंकि कराची इंडस्ट्री तो इस टाइम काम कर रही है। नहीं, लाहौर कराची को ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल है। तो लाहौर में फिल्म बने या कराची में बने, ये पाकिस्तान की फिल्म है, ये पाकिस्तानी फिल्म है। बिल्कुल नहीं, लोग क्यों इसको अलग अलग कर देते हैं, जी कराची में ये हो रहा है तो लाहौर में ये नहीं। सही। ये एक ही इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। कभी वहाँ बन रही है, कभी यहाँ बन रही है, कभी वहाँ पख्तूनख्वा में बनेगी। ये सवाल इसलिए किया जाता है ना सर कि लाहौर की इंडस्ट्री से ही तो आगाज हुआ था फिल्मी दुनिया का, यहीं पर तो रौनकें लगती थी, यहीं पर तो मेले सजते थे, यहीं पे तो जो है वो लोग जोक दर जोक देखने आया करते थे, यहीं पर तो जो है वो इतना रश होता था जिसे देख के आज कराची की इंडस्ट्री जो है वो खड़ी हुई। पाकिस्तान के हैं सब लोग, पाकिस्तान के, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बताऊं, आप अगर गौर करें तो आज भी पंजाब में ही फिल्म रिलीज हो रही है। कराची में तो एक सिटी है और कितने सिनेमा होंगे, सारे सिनेमा, यहाँ जितनी सिटीज हैं, मुल्तान है, लाहौर है, पिंडी है, मतलब जितने, आज भी पंजाब में ही फिल्म, चाहे वो कहीं भी बने, वो पाकिस्तानी फिल्म है और पंजाब में सबसे ज्यादा बिजनेस करती है और पंजाब में सबसे ज्यादा उसके रिलीज स्क्रीन्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी फिल्म बाजरे दी राखी जो है इसको कब रिलीज कर रहे हैं आप? ईद पे बताया था अभी मैंने, आप ठीक है, सुना नहीं? ठीक है, रिलीज हो रही है ना जी, ठीक है, ईद पर रिलीज हो रही है। तो इस हवाले से जो है वो कुछ बताना चाहेंगे, नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे, जो इसमें आपने कास्ट रखी है वो कितने सोच समझ के, क्योंकि आप हमेशा से बड़ा सोच समझ के देखभाल के जो है वो कास्ट का इंतखाब करते हैं, इसकी जरा थोड़ी सी जो है वो हमें बता दीजिएगा स्टोरी के हवाले से। देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नए लोगों का और सीनियर लोगों का। नए लोगों में टिकटॉक की दुनिया से एक बड़ा नाम है जन्नत मिर्जा का, वो है, और एक नया हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है अब्दुल्ला। और सीनियर्स में अगर आप देखें तो साइमा जी हैं, बाबर अली है, कुरैशी साहब हैं, उनके बेटे हैं, शफकत चीमा है, खुशबू हैं, मतलब ये सब लोग हैं। और इसके साथ साथ पैरेलली कॉमेडी जो है वो बड़ी पावरफुल है। कॉमेडियंस बहुत स्टार्स कॉमेडियन हैं हमारे पास, जैसे आगा माजिद हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, सलीम अलवेला है, शहरी नन्ना है, इफ्तिखार ठाकुर तो हो गए, इरफान खोसट हैं। इन लोगों का एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म में कॉमेडी का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा, हमेशा से नए लोगों को चांस दिया है आपने, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि बिल्कुल एक न्यू फेस को जो है सामने लाना, लेकिन आपने ये रिस्क हमेशा लिया है।
तो इसका, और ये 90% लोग जो है वो आपके इंट्रोड्यूस करदा जो है इस टाइम काम कर रहे हैं और टॉप पे काम कर रहे हैं, तो इस दफ़ा जो आपने रिस्क लिया है इस पर कितने जो है वो मुतमईन है आप? बहुत हद तक मैं मुतमईन हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों, बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है और उनमें बड़ा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह इजाफा है पाकिस्तानी फिल्म कम्युनिटी में जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उनमें एक भरपूर इजाफा है। ये प्योर फिल्मी हीरो। बिल्कुल सही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को जो फिल्म से थोड़ा सा दूर हो चुके हैं और इस वक्त में जो डिजिटल सिनेमा आ गए हैं, मिनी सिनेमाज आ गए हैं, उस हवाले से भी कि लोग फैमिली मूवीज़ देखना चाहते हैं, हमारे उन डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को भी क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त बिल्कुल इस आस पर बैठे हैं कि अब अगर कोई उनके पास इतना बजट हो तो वो फिल्म बनाए? आपने तो रिस्क ले लिया है, आप क्या सोचते हैं, उनको भी रिस्क लेना चाहिए? नहीं, रिस्क लेने का वक्त गुजर जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा वक्त आने वाला है, उनको फिल्में बनानी चाहिए। जिनको फिल्में बनाने का शौक हो और उसको बिजनेस समझते हो, वो फिल्में ही बनाएंगे। जैसे मैं कोई और काम कर नहीं सकता, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, ये सब लोग फिल्म बनाएंगे जो नहीं बना रहे। और मैसेज मेरा यही है कि आप अपनी पाकिस्तानी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखें और इनकरेज करें ताकि और लोग भी इनकरेज हों और फिल्म्स बनाएं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये बताइएगा कि अपने बेटे को, शाजिल को भी आप क्या फिल्म इंडस्ट्री में लाने के ख्वाहिशमंद हैं? वो भी आना चाहते हैं, उनको कोई शौक है इस तरफ आने का? नहीं, मैंने उससे ना ठोसा है कि तुम्हें ये काम करना है या वो काम करना है। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा स्टूडियोज को संभाला वो उसने और मुझे असिस्ट कर रहा है और डायरेक्शन में, और वो बहुत मेहनत कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो कर सकेगा ये काम। सही, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जो है वो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि शाजिल जो है वो बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर सामने आने वाले हैं। जी जी इंशाल्लाह। बेहतरीन तो नहीं है अभी, तो एज डायरेक्टर आएगा, बेहतरीन उसको वक्त बनाएगा और उसकी मेहनत बनाएगी। बहुत शुक्रिया, और आपकी फिल्म के लिए भी और इनके लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस वक्त में बाजरे दी राखी जो इनकी आ रही है सैयद नूर साहब की, वो ऐसी फिल्म है कि जिसमें बहुत से ट्विस्ट हैं, जिसमें मजाक भी है, जिसमें म्यूज़िक भी है, जिसमें बहुत से टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और एक नई जोड़ी भी जो है वो सामने ला रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा, आप लोग ज़रूर जो है वो इसको देखने भी जाइएगा और पसंद भी करें ताकि दोबारा से सिनेमा हॉल जो है वो आबाद हों, क्योंकि ये एक ऐसी इंटरटेनमेंट है जिसको जारी रहना चाहिए। क्या कहेंगे शहजाद साहब इस पर? आपने सैयद नूर साहब की बात सुनी। जी डॉक्टर साहब, जैसे देखा कि सैयद नूर साहब की हमेशा फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं, हमेशा ये फैमिलीज को निकाल के लेके आते हैं। तो मैं ये आप उम्मीद रख सकती हूँ कि आने वाले वक्त में जो आपने रिपोर्ट बनानी है वो आप ये कहेंगे कि सैयद नूर साहब की फिल्म के बाद जो है वो रौनक बहाल हो गई है? हमारी तो दुआ है कि जो सिनेमा जो पुराने जो आज वीरान हो चुके हैं, वो कभी जो हाल जो पहले तालियों और सीटियों की आवाज़ों से गूंजते थे, आज फिर उसी तरह आबाद हो, और जो लोगों का जो रोजगार उनके साथ मुंसलिक था उन सिनेमाओं के साथ, वो सारा बहाल हो और लोग फैमिलीज के साथ फिल्म देखने के लिए आए, सिनेमा का रुख करें। ऐसा नहीं है, महंगाई का असर तो हर जगह पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों की जिंदगी से तफरीह खत्म नहीं होती। सही, तफरीह साथ साथ चलती है, और ये है भी बहुत जरूरी बंदे के लिए और बंदे का स्ट्रेस कम करने के लिए, जिस तरह का वक्त गुजरा है। और आई होप और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा करे कि ये सैयद नूर साहब की फिल्म जो है वो शायकीन को ले। और मैं समझती हूँ सैयद नूर साहब ने ये स्टेप ले लिया ना, तो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर है ना, वो हौसले से स्टेप ले लेंगे। वो सिर्फ सैयद नूर साहब की इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। ये भी मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। जी बिल्कुल। आने वाले टाइम में जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मैदान में आने वाले हैं जो चुप करके अभी सिर्फ बैठे थे इस आस पर कि अभी हम जो है वो पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जाहिर है कि पैसा एक वक्त पे इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत सी फिल्में जो है हमने भी जो है वो फिल्मों पे पैसा इन्वेस्ट किया और फिर जो है वो इन्वेस्ट करके देखा भी कि क्या सिलसिले और क्या हालात रहे। बाकी ये करोड़ों रुपए की गेम होती है, ये इतना आसान नहीं होता, इसमें बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता है। और जब वो पैसे आपके डूबते हैं ना, तो फिर एक फिल्म इंडस्ट्री में तो जो मामलात होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन उस फिल्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम दुआ ये करते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो फिल्म बीनों के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए जो है वो अच्छा हो और ये फिल्म जो है एक नया स्टेप दे
लाहौर की इंडस्ट्री को? लाहौर कराची कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो ये सवाल करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि कराची इंडस्ट्री बड़ी काम कर रही है, लाहौर इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन क्योंकि हमारे लाहौर के आर्टिस्टों को थोड़ी सी दिक्कत जो है उस पर पेश आती है, अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो ये सवाल बनता है माजरत के साथ कराची वाले जो है वो नाराज़ ना हो जाएं। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया एम शहजाद साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सिनेमा की रौनक भी बहाल होगी। लाहौर कराची की बात नहीं है, बात फिल्म इंडस्ट्री की है। वहाँ भी हमारे आर्टिस्ट हैं, यहाँ भी हमारे आर्टिस्ट हैं। जहाँ से भी पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, जहाँ से भी फिल्म बनती है, देखी पाकिस्तान के हर शहर में जाती है और पंजाब से ही जो है वो प्रमोशन मिलती है हर फिल्म को। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में प्रोड्यूसर्स भी, डायरेक्टर्स भी जो लाहौर के थे ख़ास तौर पे, वो भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, फिल्में बनाएंगे और हमें मज़ीद जो है वो एक साल में जिस तरह पहले 130-140 फिल्में बना करती थी, अब भी इसी जो है वो तादाद में फिल्में आ जाएंगी। तो इसी के साथ नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर बहुत सारी ढेर सारी खबरें लेके और कुछ इश्यूज़ लेकर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।